प्रिय बालक, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप एक कक्षा 10वीं के प्यारे छात्र और छात्राएं। इस बार आपका एग्ज़ाम होगा 2025 में और इस सेशन को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आपका चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा चैप्टर आपका समाजवाद और साम्यवाद भी कंप्लीट कराया गया पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ में। अपने लेक्चर देखा होगा तो बहुत कम समय में और इतना डिटेल में लेक्चर है बच्चा जी कि फिर आपके क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे। फिर चैप्टर आपका 3 भी कराया, आपका शुरू किया गया है और आज ख़त्म भी किया जाएगा, एक ही लेक्चर में कंप्लीट होगा। और इस लेक्चर की खासियत होगी कि आपको वन शॉट में पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा। तो अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और वीडियो पसंद आए तो अब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू किया जाए आपका हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। तो ये रहा प्रिय बालक जी अपना चैप्टर नंबर 3 इकाई 3 क्लास 10 हिस्ट्री। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली क्लास है ये अदर बोर्ड्स के लिए नहीं है। बिहार बोर्ड में चैप्टर आते हैं तो बिल्कुल ये बिहार बोर्ड का ही लेक्चर होगा। चलिए हम बात करते हैं हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद। हिंद चिन्ह को बच्चे इंडो चाइना ही बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इंडो चाइना इंग्लिश में बोला जाता है। और राष्ट्रवाद क्या है बहुत भली भांति जान के आ चुके हैं पहले चैप्टर से ही। देश के प्रति प्रेम भावना को हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ बात हम लोग पढ़ते चलेंगे, बुक के साथ चलेंगे ताकि अपना जो बिहार बोर्ड का BSB का बोर्ड बुक्स है ये भी कवर हो जाए और एक एक पॉइंट भी अपना मिस ना हो। कहते दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चिन्ह देशों से यह मतलब होता है, यह उनका अभिप्राय यह होता है कि लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है। 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं। अब इसमें हिंद चिन्ह में कौन कौन आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। याद रखिएगा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया किस क्षेत्र में आते हैं? कंबोडिया। ये तीनों आते हैं हिंद चिन्ह में, यानी इंडो चाइना में आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है तो दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। ये कुछ इसके डायग्राम्स हैं, नक्शा दिया गया है। चलिए यहाँ पर लिखा गया कि 13वीं शताब्दी में सी सुआंग टी का प्रभुत्व था। उसके बाद हान वंशी राजा बेतुहेन ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट के अंत के युंग ली ने अधिकार किया था। 19वीं और शताब्दी में यह क्षेत्र मंचू शासन के अधीन था। मतलब बहुत सारे राजा आते जाते हैं। इसके मतलब ये चल रहा है कि यहाँ पर स्थित सरकार नहीं है, कोई राजा स्थिर नहीं है, यहाँ पर शासन पलट रहा है बार बार। वही बात इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कहते प्राचीन काल से वियतनाम के तोकिन एवं अनाम में चीन का प्रभाव था, परंतु दोनों प्रांत में कई शताब्दी तक चीन के करदद राज थे। वस्तुतः जब चीन का कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन पर प्रांतों पर अपने कब्जे में लेता था एवं चीन की केंद्रीय सत्ता से कमजोर पड़ते ही क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। यानी ये क्षेत्र कभी गुलाम कभी आज़ाद, कभी गुलाम कभी आज़ाद, ऐसे हुआ करते थे। कहता कि यहाँ पर फिर भी यहाँ के लोग अपनी भाषा संस्कृति की पहचान के साथ साथ अपनी भाषा लिपि का विकास करते रहे थे। बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों पर पड़ा था। सबसे इम्पोर्टेंट ये मंदिर है जो विष्णु का, भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जिसे हम लोग अंकोर वाट का मंदिर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो बताइएगा ये है कंबोडिया में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो 12वीं शताब्दी में सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था। राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था, जो कहाँ पर है? कंबोडिया में है। याद रहेगा? हाँ सर, याद से याद रहेगा बच्चे, बहुत अच्छी बात। यही पॉइंट इस टॉपिक अभी तक जो हमने पढ़ा इस यही महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है और यही क्वेश्चन बार बार आता है। परंतु 16वीं शताब्दी में कम्बोज का पतन हो गया। देखिए इसको 34वीं शताब्दी में ये आया था कम्बोज और 16वीं में इसका अंत हो गया और मध्यकाल का आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कारण क्षेत्र में कभी चीन कुछ देशों पर चीन का और कुछ देशों पर संस्कृति हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव रहा। यही कारणों से इस देश को हम लोग हिंद चीन के नाम से बोलने लगे। अगला हम पढ़ेंगे व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 1498 में भारत में पहली बार वास्को डी गामा आए थे, जो पुर्तगाली यात्री थे और उन्हें समुद्र का रास्ता मार्ग ढूंढ निकाला। जो पुर्तगाली व्यापारी, जो पहले पुर्तगाली व्यापारी थे, तो भारत में आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? तो ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत में पहले आने वाले व्यापारी कौन है? तो वास्को डी गामा है, याद रखिएगा। और ये क्या थे? पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली थे। भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाओं के साथ जुड़े थे, देश जुड़े थे। 1510 ईस्वी में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये अच्छा पॉइंट लग रहा है कि 1510 में किसको व्यापारी केंद्र बना दिया गया? तो मलक्का को व्यापारी केंद्र बनाया गया। हिंद चीन देशों के साथ साथ व्यापार शुरू किया। उसके बाद इसमें स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। तो सबसे आने वाले पहले पूछेगा फ्रांस में आने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, तब डच, इंग्लैंड और फ्रांस के थे।
सन 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस मतलब अनाम में रुचि ले रहा था। अनाम जगह का नाम है, वहाँ पर फ्रांस रुचि ले रहा था। लेकिन और फिर क्या हुआ, 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक के साथ उसे एक संधि करने का मौका मिल गया। लेकिन अभी तक वहाँ पर फ्रांस से कोई अपना ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा सका था। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कि 1862 ईस्वी में अनाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया और उसके अगले ही वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में लिया गया। और 1783 ईस्वी में तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का आधिपत्य हो गया या उसके अधीन में आ गया। यहाँ पर कुछ डेट दिया है कि कोचीन और चीन में 1862 में फ्रांस का उपनिवेश आया, 1863 में कंबोडिया में, 1884 में अनाम में और 1904 में लाओस में। कहते फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उपनिवेश का उद्देश्य क्या था? कहता कि प्रारंभिक उद्देश्य था कि डच और ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। प्रतिस्पर्धा मतलब जो वहाँ पर डच और ब्रिटिश कंपनी थी उसको कंपटीशन देना था इसको। और भारत में फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ रहे थे। चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र में उचित लगा, जहाँ पर वो खड़े होकर दोनों तरफ से वो लोग व्यापार कर सकते थे। भारत के साथ कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरे औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेश से ही होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपियों राज्यों को सर्वघोषित दायित्व था। फ्रांसीसी प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाह से शुरू किए। पहले लोग कहाँ से शोषण शुरू किए? तो शुरू में शोषण किए लोग व्यापारिक से और बंदरगाह से। उसके बाद वो लोग भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण शुरू किए। तोकिन की जगह का नाम है जहाँ का आधार लाल घाटी थी, जबकि कंबोडिया का मेकान की नदी, मैदानी क्षेत्र में कोचिन का मेकांग का डेल्टा क्षेत्र। चीन से सटे राज्यों में खनिज, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्र में धान की खेती। सर्वप्रथम फ्रांसीसी ने शोषण के साथ साथ कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे काम किए। जहाँ पर 1931 आते थे वियतनाम को विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बना दिए। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों की एक तरफा अनुबंध व्यवस्था थी पर काम लिया जाता था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था मतलब है कि समझो कि बंधुआ मजदूरी हो के प्रकार था, जो यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति हो रहा था एवं विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क पर जाल सा बिछ गया था, परंतु किसान एवं मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय शिक्षा भाषा का अथवा चीनी भाषा के शिक्षा पा रहे थे। देखो वहाँ के लोग जो थे पहले के वहाँ पर स्थानीय भाषा पा रहे थे और फ्रांसीसी शिक्षा से उनको दी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा का प्रसार सकारात्मक प्रभाव का डर था। आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने के लिए वहाँ पर लेट से परीक्षा लेती थी। परीक्षा होता भी था तो वहाँ पर जो लोकल लोग थे उनको फेल कर दिया जाता था। एक बात याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया है MCQ के रूप में। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जहाँ मैं बता रहा हूँ बच्चा जी, मेरे साथ पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी तो हम लोग बुक रेडी कर रहे हैं, इसके आगे आपका नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए लाए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो का अंत तक बनिएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटा ही रहे और आपका पूरा काम हो जाए। कभी आपका एग्जाम आ गया तो सिर्फ इस लेक्चर को देखकर आप पूरे रिवीजन कर सकते हैं। 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएँ राजनीतिक पार्टियाँ बनाने लगे। हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण का प्रकाष्ठा थी। हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाता है और हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश के समय विद्रोह का सामना प्रारंभिक दिनों से झेलना पड़ रहा था। 20वीं शताब्दी के शुरू में यह मुखर होने लगा। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया। ये बात याद रख सकते हैं आप लोग।
जिसके नेता कुआंग दे थे। फान बोईचांग द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर उन्होंने देश में हलचल पैदा कर दिया था। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। और साथ में यह बात ये भी याद रख सकते हैं आप, रूसो और मॉन्टेस्क्यू कहाँ के विचारक थे, तो ये लोग फ्रांसीसी विचारक थे। क्वेश्चन परीक्षा में आ गया है। ये लोग भी लोग का विचार उद्वेलित कर रहे थे। इसी समय में दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन ने जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को राजनीतिक रूप का गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए छात्र इस विचारों के समर्थक थे। सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन की सत्ता परिवर्तन हुआ और बढ़ावा दिया गया कि छात्रों ने भी वियतनाम कुआन फुआ हुई यानी वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचीन, अनाम और तोकिन जैसे शहरों में ही सीमित था, परंतु जबकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। और जब युद्ध हुआ तो इनको आगे रखा गया ताकि जापान बहुत चालाक था कि ताकि जब भी लोग मरे तो इनके ही, फ्रांस बहुत चालाक था कि ताकि इसके ही लोग मरे और इसकी संख्या ज़्यादा थी। इन सबों की प्रतिक्रिया हिंद चीनी लोगों पर पड़ा और 1914 में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का स्थापना किया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में था। लेकिन संशकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डालने का प्रयास किया और दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। हिंद चीन की कृषि उत्पाद पर, मत्स्य व्यापार पर और नियंत्रण था। ये मुख्य लोग राजनीति से अलग होते रहते थे। इसी कारण जनता इन्हीं से क्रुद्ध होकर जितने लोग सामान बेचते थे इनके लोगों ने वहाँ पर बहिष्कार कर दिया 1919 में। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ साथ शासन व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। हालांकि कोचीन चीन के सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोकिन, अनामी, कंबोडिया और लाओस के पुरातन राजवंश का ही युग कायम रहा, जिसके रेजिडेंटों ने नियुक्ति की तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ सुधार नीतियां अपनाई गई। कोचीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके बाद सदस्यों की निर्वाचन व्यवस्था की गई। साथ साथ में असैन्य प्रशासन में भी स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाने लगा और स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू हुआ। इसके हद तक कुछ घरानों के लोग इसमें नाम मात्र के लोग आए, जिससे वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 में न्यूगन आई क्योक ने हो चिह मिन नामक वियतनामी छात्र ने पेरिस में एक साम्यवादी का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को गए और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रों को एक गुट में जुटकर वियतनाम कांग सेंग डे अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचार पर चलने वाली पार्टी थी। यहाँ पर कुछ लिखा गया, इसको आप याद रखिएगा। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो जॉन गुएन आई थे। ठीक है, पूरा इनको जरूर पढ़िएगा, ये जो भी बॉक्स NCERT में दी गई है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने मंदी ने भारत ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। चावल और रबर की दाम गिर गए, काफ़ी हिंद चीन में लोग बेरोजगारी की बढ़ती चली जा रही थी। इनसे स्थिति से परेशान किसान साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवाद आंदोलन को पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र तीव्र और क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थी। इससे आगे बढ़ चढ़कर हवाई जहाज़ों से बमबारी किया गया। मतलब सरकार तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि लोगों में जो राष्ट्रवाद है ये दब जाए। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। जो वियतनाम के लोग स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या इम्पैक्ट डाला। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ वियतनामों का एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया। क्वेश्चन पूछा गया था भाई 1940 में के युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी हार हो गई थी, तो इसमें फ्रांस जो है जर्मनी से हार गया था और फ्रांस में जर्मन समर्पित सत्ता कायम हो गई थी। एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। इसका फायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोकिन और अनाम अंततः पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। यह हिंद चीन का एक तरफ
द्वंद्व शासन था, जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ में थी और प्रशासन मुखौटा फ्रांसीसी का था। सत्ता तो था जापान के हाथ में था, लेकिन नाम के लिए सिर्फ मुखौटा जो था फ्रांस के वाले के था। कहते हैं वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों को अवसर मिल गया कि जापानी और फ्रांसीसियों दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लगे, और फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था और लोगों को स्वाभाविक झुकाव इस तरफ बढ़ गया जा रहा था। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर में कार्यकर्ताओं वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और किसानों व्यापारियों ने इसमें बहुत शामिल हुए। सभी को शामिल कर छापामार युद्ध का नीति का अवलंबन किया गया। अब आगे चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान का आक्रमण के साथ अमेरिका युद्ध में भी शामिल हो गया और 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकलकर जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम की घोषणा के तहत क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोट्सडम की घोषणा के तहत क्या हुआ था, किसने आत्मसमर्पण किया? तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने बहुत सारे बम गिराए। जापान वहाँ से अपना स्थिति सुधारने के लिए सब अलग हो गया। इस स्थिति में जापान की सेना वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि खुद को अपना हिंद चीन पर स्थापित कर रख सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 को करते हुए वियतनाम को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह बनाए गए। चूँकि हिंद चीन में अनेक राज्य विभक्त था और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकलकर कंबोडिया, लाओस, अनाम में पुनः प्राचीन राजवंशों को प्रतिष्ठा मिली। इसी क्रम में अनाम का शासक बाओदाई बना गया। तो पूछता क्वेश्चन बहुत बार कि अनाम का बाओदाई कहाँ शासक था? तो अनाम का था। परंतु इन शासकों का साम्यवादी समक्ष टिकना कठिन था, इसीलिए बाओदाई 25 अगस्त 1944 को अपना पद छोड़कर वियतनाम का एक गणराज्य चला गया और वियतनाम क्या हो गया? एक गणराज्य बन गया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्यों की पुनर्स्थापना में लग गए। हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई, जो योजना आपके स्क्रीन पर दिखी गई है। इसको जरूर से पढ़ेंगे। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फ्रांस में औपनिवेशिक योजना क्या था, तो इसको आप जरूर लिखेंगे। फ्रांस ने घोषणा की कि उसके पास फ्रांस के विशाल साम्राज्य के नेतृत्व में यूनियन बना दिया जाएगा और जिससे अधीनस्थ उपनिवेश शामिल रह सकेंगे। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों का सेना विदेशी नीति फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। यह राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा था, परंतु जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सौगान पहुंची, वियतनामी छापामारों का भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सौगान में ही फंसी रही। अंततः 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हनोई समझौता हुई जिसमें फ्रांस वियतनाम के बीच हुआ। हनोई समझौता किन किन देशों के बीच हुई थी, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। साथ ही माना गया कि गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन में फ्रांसीसी यूनियन भी में रहेगा। फ्रांसीसी में सेना के तोकीन प्रवेश का अधिकार भी मान लिया गया। कहता फ्रांस की महत्वाकांक्षा थी नीति के कारण वियतनाम के साथ साथ हिंद चीन संघ का निर्माण पर समझौता नहीं हो पाया। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हुई कमिश्नर हो और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ में कई राज्य स्वतंत्र हों। तभी फ्रांस ने कोचीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिससे हनोई समझौता टूट गया। फ्रांस में कुछ वियतनामी प्रतिक्रिया ताकतों का समर्थन मिल गया, जिन्होंने उन्हें नवगठित सरकार चलाने लगी और हो ची मिन्ह की ताकत मिल गई। इतनी नहीं थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। गुरिल्ला युद्ध मतलब घर में युद्ध शुरू हो गया। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस पेरिस से बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया गया। चूँकि फ्रांस का उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी बाओदाई का समर्थन करेंगे,
अब पूरा विश्व दो खेमों में बढ़ चुका था, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी में अमेरिका आता है और साम्यवादी में अपना ये रूस आएंगे। कहते हैं पूंजी दे यादों में पूंजीवादी में अमेरिका, ब्रिटेन का समर्थन फ्रांस का तरफ था। इसमें हो ची मिन कुछ परेशानियां उठानी पड़ी क्योंकि वह पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। उसके संयुक्त मोर्चों पर साम्यवादी राष्ट्रवादी ताकतें भी थीं। 1949 में हो ची मिन ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य में अपना आदर्श स्वीकार कर लिया, पूर्णतः साम्यवादी बन गया। और 1950 में रूस चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी और साथ ही अत्यधिक सैनिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। कुछ यहाँ पर डायग्राम है जो बहुत क्लियर नहीं है इस बुक में, आपके बुक में हो सकता है क्लियर हो तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया कि दीवेन बिन फू के युद्ध में गोली चलाता वियतनामी सिपाही। अब यहाँ पर है जैसे सन 1950 में हिंद चीन में स्थिति बहुत जटिल हो गई थी क्योंकि वियतनाम में दो सरकार आ गई थी। इसमें देखो कहता कि दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओदाई सरकार थी। तो बाओदाई कहाँ का था, मतलब ये फ्रांस में वियतनाम में था, जिस वियतनाम में सरकार था इसका, जहाँ पर फ्रांस का समर्थन था। और लाओस कंबोडिया में पूरा अंतर फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। लाओस कंबोडिया में स्वतंत्र की मांग हो रही थी। गुरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया में के रास्ते दक्षिण वियतनाम का धावा बोलते थे, पुनः जंगलों में छिप जाते थे। इसी क्रम में दिएन वियन फू फॉर गुरिल्ला सैनिकों से भयंकर आक्रमण किया। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया। लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करना पड़ा और दिएन वियन फू साम्यवादी का अधिकार हो गया। अमेरिकी हस्तक्षेप। अब इसी युद्ध में अमेरिका भी छेड़छाड़ किया, उसके भी हम पढ़ाई करते हैं कि पढ़ेंगे कि अमेरिका ने इसमें क्या हस्तक्षेप किया। कहता है अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था ने हिंद चीन में हस्तक्षेप में नीति अपनाई। साम्यवादी के विरुद्ध उसने इसकी घोषणा भी कर दी। चूँकि रूस का एक पक्ष पहले से समर्थन कर रहा था, अतः लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में 1954 में बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिनेवा समझौता, हनोई समझौता तो भाई टूट गया था लेकिन उसको भी याद रखना है। जिनेवा समझौता में हिंद चीन समस्या पर बर्ता हुई। जिस सम्मेलन इसलिए किया गया कि लगता था कि अब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को टालने के लिए जिनेवा समझौता किया गया, जिसे जिनेवा समझौता कहा गया। जिनेवा समझौता ने पूरे क्वेश्चन पूछेगा किस समझौते ने पूरे चीन को, वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। तो ये जिनेवा समझौता ने कब हुआ था, 1951 में हुआ था। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक युद्ध है जहाँ पर 1939 में शुरू हुआ था, जिसमें हुइन फूसो इसके क्रांतिकारी उग्रवादी थे और इसमें लोग धर्म के लिए लड़ रहे थे। लोग इसमें अपना आत्मदाह भी कर रहे थे। इन्हें आत्महत्या, लोग आत्मदाह मतलब अग्नि में खुद कूद जाना, यहाँ तक भी इसमें शामिल था। कहते कि हनोई नदी से सटे उत्तर वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी। उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी भाई, तो साम्यवादी सरकार थी। और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी समर्थित सरकार थी, जहाँ पर धार्मिक वर्ग भी आते थे, इसलिए यहाँ पर हुआ आंदोलन भी आक्रामक हो गया था। और साथ में कहता कि लाओस कंबोडिया में जिनेवा समझौते के फलस्वरूप व्यवस्था तो बदल गई थी। वहाँ भी वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया था। संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया था। यद्यपि इन्हें तटस्थ देश माना गया था, परंतु साम्यवादी प्रभाव द्वारा इन देशों का बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों में साम्यवादी प्रभाव में अपनाए जाने पर उसे रोकने के संकल्प में था। लाओस में गृह युद्ध। कहते हैं कि लाओस में राजनीतिक सीमा के पूर्व उत्तरार्ध में स्पष्ट हो गया था कि जो उत्तरी लाओस के दो प्रांत फुंगलसी और होऊ फ्रांस में साम्यवादियों का प्रभुत्व था और ये विस्तार के लिए उद्धत थे। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई तो वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता दौर शुरू हो गई और लाओस में कंबोडिया की पूर्णतः स्वतंत्रता मान लिया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 के मध्य में पहले जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए त्रिसंसदीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया,
जिसमें 3 देश थे, भारत, कनाडा और पोलैंड। जिनेवा समझौता के ने तात्कालिक रूप से कुछ शांति अवश्य ला दी थी, परंतु हिंद चीन में उथल पुथल प्रारंभ हो गई थी और उत्तरी वियतनाम में हो चिमिन मिन्ह सरकार सुदृढ़ हो गई थी और पूर्वी वियतनाम का एकीकरण पर विचार करने लगी थी, परंतु दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इसके विपरीत थी। अमेरिका समर्पित माओवादी सरकार का चलाने से न्यू दिन मिन्ह के हाथों में था। इन दिनों दक्षिण वियतनाम के साम्यवादी के साथ कतवा प्रदेश राज्य घराने के तीन सौतेले भाई यहाँ पर आएंगे, सुवनफा और राजकुमार सुवनबोंग, और एक तीसरा व्यक्ति आएगा फूमी नौसान। ये तीनों आपस में सत्ता के लिए लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। और 25 दिसंबर 1955 को लाओस के चुनाव में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुआन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। पथेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। 1957 में समझौता हो गया। पथेट लाओ का पार्टी नियो लियो हक्सत यानी NLHS के सदस्यों को भी सरकार में जगह मिल गई। इस स्थिति में अमेरिका के लिए असहाय स्थिति, चूँकि पथेट लाओ बंथमामी था, अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और गुरिल्ला युद्ध फिर से शुरू हो गया। और तीसरे भाई ने जनरल फूमी नौसान को मौका मिल गया कि उसने निर्वाचित सरकार का तख्तापलट कर दक्षिणी पंथी सरकार बना ली। 3 माह के बाद ही तख्तापलट हो गया और कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में सैनिक सरकार बनी, परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कंगाली को उत्तर की ओर भगा दिया और लाओस एक भयंकर युद्ध में फंस गया। लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका, भाई कुछ वर्ड इसमें कट गए तो मैं चाहता हूँ कि फिर से रिकॉर्ड कर दूँ ताकि बच्चे इसको एक बार अपने से भी पढ़ लें। लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका और रूस की परोक्ष सहभागिता ने एक बार फिर विश्व शांति को खतरे में डाल दिया। तब भारत ने जेनेवा समझौते के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई। अंततः 14 राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया गया जिसमें लाओस के 3 पक्षों की भागीदारी और रूस अमेरिका भी सहमत थे, लेकिन और मई 1961 में हुआ। लेकिन यह सम्मेलन सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की। और मंत्रिमंडल में भी माना, परंतु अमेरिका षड्यंत्र के कारण लाओस विदेशी मंत्रालय की हत्या हो गई और फिर गृह युद्ध शुरू हो गया। लाओस, चूँकि अमेरिका लाओस में साम्यवादी सरकार का प्रसार नहीं था, अतः चुनाव के बाद सुबन फुमा को प्रधानमंत्री बनाया गया। सुफनबोंग प्रधानमंत्री बना, जिससे असंतुष्ट पथेट लाओ ने 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जर्ज के मैदान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका ने इन दिनों जमकर बमबारी किया, परंतु पथेट लाओ ने इस आक्रमण को नहीं रोक पाया, नहीं जा सका और रूस ने लाओस पर अपना आक्रमण करते हुए उसके बिगड़ते स्थिति को जिम्मेदारी अमेरिका पर सौंप दिया। अमेरिका के खुलकर युद्ध में आ जाने से जटिल समस्या उत्पन्न हो गई थी। 1971 ईस्वी में हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया। साथ में अमेरिकी सैनिक युद्धक विमान से बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी आ गए, मतलब हेलीकॉप्टर से बम गिराए जाने लगे वहाँ पर। इनका उद्देश्य हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। पथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन के साथ अनुरोध किया कि वह अमेरिका पर दबाव डालकर उन्हें रोके, परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दी। पहले अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीत लेगा, परंतु हो ची मिन्ह मार्ग क्षेत्र पर जाकर उनकी सेनाएं फंस गई थी। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके वापस लौटना एकमात्र उपाय बच गया था। इस तरह अमेरिका अपने आक्रमण में वामपंथ के प्रचार को रोक नहीं पाया। कंबोडियाई संकट भी थी इसमें। सन 1954 में स्वतंत्र राज्य बनाने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार कर लिया गया और क्वेश्चन पूछेगा, ये तो स्वतंत्र किया गया और 1954 में ही
नरोत्तम सिंघानिया को शासक माना गया। नरोत्तम सिंघानिया को 1951 में ही कम्बोडिया की गुटनिरपेक्षता और तटस्थता की नीति पर कायम था। इसीलिए कम्बोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया में सैन्य संगठन शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव चाहता था। इसी कारण वह सिंघानिया से चिर उठा और थाईलैंड में उसका उक्सा पर कम्बोडिया को तंग करवा रहा था। अमेरिका की इस कूटनीति के चाल के कारण 1963 में सिंघानिया ने उससे कई तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। यह बात अमेरिका को अपमानजनक लगी। 1965 में उसने वियतनाम के साथ कम्बोडिया के सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। तब सिंघानिया ने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए और आगे चलकर 1969 में अमेरिका ने कम्बोडिया सीमा क्षेत्र से जहर की वर्षा की गई। हवाई जहाज़ से वर्षा करवाया, जिसमें 40,000 एकड़ भूमि की रबर की फसल नष्ट हो गई। तब सिंघानिया ने मुआवजे की मांग की। तब अमेरिका ने रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी के राजनयिक संबंध बढ़ाने के शुरू किए। तत्कालीन दो गुटीय विश्व व्यवस्था में पूंजीवादी अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कम्बोडियाई साम्यवादी देशों को प्रति सहानुभूति रखे। अतः उसने कम्बोडिया की कूटनीतिकता के पक्षीय मानते हुए आरोप लगाया कि सिंघानिया सरकार का संबंध उत्तरी वियतनाम के वियतकांगों से है। इसीलिए अमेरिका CIA के माध्यम से कम्बोडियाई दक्षिणपंथियों को संगठित कर सिंघानिया को सत्तायुजित करना चाहता था। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण 1970 में दक्षिणपंथियों के वियतनाम देशों पर उग्र प्रदर्शन के कारण परिप्रेक्ष्य में देखो 18 मार्च 1970 को कम्बोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंघानिया को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया। जनरल नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसके अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। नरोत्तम सिंघानिया ने पेकिंग निर्वासित सरकार का गठन सरकार लोन की सरकार के अवधि घोषित कर दिया और साथ में राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया। जनता से मौजूद सरकार को अपदस्थ प्राप्त करने की अपील की। अप्रैल 1970 में सिंघानिया ने नई सरकार के विरुद्ध नरोत्तम सिंघानिया की सेना विजयी होती हुई राजधानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाई वियतनाम की राजधानी क्या है, कम्बोडिया की राजधानी क्या है, तो बताइएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, मैं आपको बुक का ही सवाल दिखाता हूँ। बुक में कोई क्वेश्चन है, चलो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। जो उनकी राजधानी थी नाममेन की ओर बढ़ रही थी। अमेरिका ने तुरंत इस दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौजी कम्बोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया। यह युद्ध बड़ा भयंकर था। इसमें कुछ ये टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ कि आप यहाँ से यहाँ तक रीड कर लेंगे, खाली सिर्फ ये मैं पढ़ लेता हूँ। कहता कि और एक बार पुनः पूर्वी एशियाई की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों में सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि सम्मेलन सफल रहा, परंतु कम्बोडियाई की स्थिति में कोई चीज़ परिवर्तन नहीं आया। कम्बोडियाई छपमारों अमेरिकी सेना के युद्ध बमबारी नृशंसा हत्याओं के दौरान 9 अक्टूबर 1970 को कम्बोडियाई को गणराज्य घोषित कर दिया गया। और परंतु सिंघानिया को लोन नोल के सेनाओं के संघर्ष चलता रहा और वर्ष पश्चात सिंघानिया ने निर्णायक युद्ध घोषणा का ऐलान किया और उनकी लाल खुमेरी सेना विजयी हुई और लाल सेना को भागना पड़ा। अप्रैल 1975 को कम्बोडियाई गिरी से समाप्त हो गया और 1975 में और नरोत्तम सिंघानिया पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया और कम्बोडियाई का नाम बदलकर कम्पुचिया कर दिया। नरोत्तम सिंघानिया के बाद क्या दिया है, सम्फान का पोलपोट ने मार्क्सवाद विचारधारा का अनुरूप शासन व्यवस्था किया। यह एक तरफ दौर था कि परंतु 1979 में होंग सम्मेलन ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन सिखाऊ सम्मान पोलोएट, इनका नाम है,
ख्यू सफ़ान, यहाँ पर लिखा है ख्यू सफ़ान एवं प्लोट पराजित कर दिया। इस स्थिति में आमने सामने आ गए। चीन वियतनाम पर आक्रमण कर दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना सक्रिय परिचय दिया। हालांकि अमेरिका नीति कंपुचिया मामले में सफल नहीं रही, परंतु वह शायद साम्यवाद को फैलाने में अलग अवश्य सफल हो गई। अब है वियतनामी युद्ध में अमेरिका। इसको आप खुद से पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। अमेरिका में जो दक्षिणी वियतनाम साम्यवाद से प्रभाव होकर रूस जाना चाहते थे, 1961 में सितंबर शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी करते हुए वियतनाम को हो ची मिन सरकार से गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराया गया और 1962 के शुरुआत में अपने 4,000 सैनिकों को दक्षिण वियतनाम में मदद के लिए सौगान भेज दिए गए। वास्तविकता यह थी कि न्यू दिमिन संतवादी और अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। आत्मदाह मतलब वहाँ पर जो हुआ आंदोलन चल रहा था, इसी को लेकर 1963 में इस सेना विद्रोह होकर इस तरह सरकार को आना जाना लगा था। किसी तरह अपनी ओर बदली इस तरह किसी भी नीति नहीं बदली और वियतकांग का संघर्ष जारी चलता रहा। अब यहाँ पर है कि 5 अगस्त 1974 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। अमेरिका को चेतावनी, बड़ी धमकियाँ रूस और चीन ने दे दिया, परंतु इसका असर उस पर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफ़ी हिंसक, बमबारी, यातनापूर्ण था। मतलब बहुत सारे बम का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कुछ रासायनिक हथियार भी इस्तेमाल किए, जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक केमिकल था जिस पर लोगों पर त्वचा से चिपक कर जलन करता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या है, दोनों के बारे में। दोनों अमेरिका ने ये जंगलों को नाश करने के लिए, जिंदा पेड़ को जलाने के लिए इस्तेमाल किया था। इतना खर्चा किया अमेरिका, इतना खर्चा किया, फिर भी जीत नहीं पाया वो। यह उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांग और वियतकांग के समर्थक दक्षिणी वियतनामी जनता से लड़ रहा था। निर्दोष ग्रामीण की हत्या कर दी जाती थी। अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया था। 1967 में तक अमेरिका ने इतने बम वियतनाम पर बरसाए कि जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड पर नहीं गिराया होगा, उतना इसने सिर्फ यहाँ पर अमेरिका ने गिरा दिया। तब अमेरिका को दोषी ठहराने के लिए एक प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, MCQ में। इसके आर्थिक परिणाम भी परिचालित हुए और प्रतिवर्ष 2 से $2,500 अरब अमेरिका के खर्च में वृद्धि आई थी। उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी। अमेरिका का मतलब इकोनॉमिक्स पूरा डोल डाल गया था, इतना ही खर्चा कर दिया था फालतू इधर। दूसरी तरफ वियतनामी साम्यवाद या किसी अन्य बातों से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को अपने राष्ट्र से ले लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं अपने पीछे बच्चों को लेकर बांधकर सारे लोग जहाँ रास्ता तोड़ देता था उस रास्ता को बनाने के लिए, और पूरा लड़ाई हो ची मार्ग पर वो अपने कब्जा करने के लिए। और इस मार्ग जहाँ पर बमबारी करता था तुरंत रास्ता को बना देते थे, तुरंत। इतना इन लोगों में उमंग था, जोश था अपने देश के प्रति कि भाई। इसी संदर्भ में 3U की कहानी भी लोग सुनने को मिलता है कि इस समय देवी की वहाँ एक बहुत औरत वहाँ काम की थी, तो उनको देवी तरह पूजा जाता है। और 1968 में प्रारंभ में वियतकांग के अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेटांगन सहित कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। अमेरिकियों को ठिकाने को काफ़ी क्षति पहुंचाई। इन धावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वियतनाम के हौसले काफ़ी बुलंद है, ये लोग में राष्ट्रवाद के प्रति कोई गिरावट नहीं आया है। वियतनामियों को रसद पहुंचाने वाला मार्ग हो ची मिन काफ़ी मजबूत था, क्योंकि इस पर बमबारी से नष्ट किया था ताकि। और हो ची मिन हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा क्षेत्र से गुजरता था, दक्षिण वियतनाम तक जाता था।
जिसे सैकड़ों सड़कें कच्ची पक्की से निकलती थी। अमेरिका सैकड़ों बमों से इसे ध्वस्त कर चुका था, परंतु वियतनाम के समर्थक लोग तुरंत इसका मरम्मत कर देते थे। इसी उद्देश्य में अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फ्रांस फंसकर उसको वापस होना पड़ा। अब अमेरिका शांति वर्ता चाहता था और राष्ट्रमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियों का प्रयास की थी वार्ता शुरू हुई, लेकिन 1968 में पेरिस की शांति सम्मेलन वार्ता शुरू हुई। अमेरिकी हठ के कारण 6 माह तक वार्ता सफल नहीं हुई। अमेरिका का कुछ जिद था, हठ था, उसके राष्ट्रपति निक्सन है यहाँ पर जब ये पहले और बमबारी बंद नहीं हो रहा था, फिर लोगों ने बोला पहले बमबारी बंद करो तब काम कुछ होगा, इस पर बातचीत विचार हुआ शांति का। 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिण वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग सरकार के गठन की घोषणा की, जिसमें रूस चीन के तुरंत मान्यता दी। इस दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक हो ची मिन की मृत्यु हो जाती है और उनके अपने वसीयत की में दक्षिणी वियतनाम के मुक्ति का संघर्ष आह्वान किया था। अतः संघर्ष जारी रहा। अब यहाँ पर दिया कि अमेरिकी की सफलता और वियतनाम का एकीकरण। अब वहाँ का अमेरिका की जो फिल्म था, हॉलीवुड में भी इसके अमेरिका का जो दुष्कर्म है उसको दिखाया जाने लगा था, जो लोग अत्याचार कर रहे थे लोग पर। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति निक्सन जो नया विजिट कराए थे, ये इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव उन पर था। माई ली गाँव की ये कहानी की घटना प्रकाश में आई। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री एक योजना बनाई, जो 5 सूत्री यहाँ 5 करके लिखा गया, 5 पढ़ लेना। ये अमेरिका कुछ डिमांड था, कुछ अमेरिका का शर्त भी यहाँ पर दिया गया है, परंतु शांति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया। अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका भी जान चुका था कि अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी वियतनामियों के समक्ष, जिसे खारिज कर दिया गया। अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने के लिए लग गया और 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग उत्तरी वियतनाम अमेरिका को दक्षिण वियतनाम में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिण वियतनाम को आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर लिया और इस बार बम गिराए गए कि जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा से प्रयुक्त परमाणु बम से काफ़ी ज़्यादा की गई। हनोई में भी इस बमबारी ने ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी लोग वहाँ पर डटे रहे और अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते के लिए हस्ताक्षर तैयार हो गया। समझौते में मुख्य बातें की गई कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह अमेरिका के साथ चलता रहा। युद्ध समाप्त हो गया और 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हो गया। याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार आ गया है। माइली गांव की खबर बार बार क्वेश्चन है कि माइली गांव कहाँ की घटना है, तो वियतनाम की है, दक्षिण वियतनाम की है। कहाँ की है? दक्षिण वियतनाम की है। ये चैप्टर बच्चा जी उतना क्वेश्चन नहीं देता है बोर्ड में, फिर भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और अमेरिका के बहुत क्षति पहुँचा, देख लीजिए उसके इतने डॉलर खर्चे हो गए थे, उसके 3 लाख से अधिक सैनिक घायल थे, 56,000 से अधिक सैनिक उसके मारे जा चुके थे, उसके 48,000 से हेलीकॉप्टर और 36 अग्नि टैंक उसके नष्ट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर 18,000 सैनिक वियतनाम के भी, दक्षिण वियतनाम के भी मारे गए थे, लेकिन अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ था। इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको आप देखते देखते इसको नज़रों में आंसर कर पाएंगे। इसको सब नोट्स में करके लाया हूँ। एक बार पहले खुद नज़र दे दीजिए कि क्या बुक पढ़ने से बच्चों का फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। मैं इसके लिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। हुआ क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था कि नहीं, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था? बिल्कुल था सर। और कितने, मैं हर बार यही सोचा हूँ कि मेरा वीडियो घंटे के आसपास का आए, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। क्या आप इसको नहीं भर सकते हो? यही अंकोरवाड का मंदिर तो इतना क्वेश्चन पूछता है ना भाई, पूछो मत। किसने निर्माण करवाया? तो भाई राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कहाँ है अंकोरवाड का मंदिर? तो कंबोडिया में है। 2 ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के जिनेवा समझौता ने वियतनाम को पूरे 2 भाग में बांट दिया था। और बाकी भी है, अनामी दल के संस्थापक भी पूछ सकता है आपसे। तो जुंगवेन आई हैं इसके। सब्जेक्टिव है तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन भी चीज़ में नोट्स में कर दिया हूँ। अब बारी आती है बच्चे जी नोट्स का, तो नोट्स आप जल्दी से बनाएंगे। अब बच्चा जी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आप कराएगा। देखिए नोट्स रेडी हो रहा है।
नोट्स 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 सर दिखा दो, सर कुछ झलक दिखा दो। ये रहा देखो, ये ख़त्म होगा आपका हिंद चीन में राष्ट्रवाद और शुरू हो जाएगा आपका भारत में राष्ट्रवाद। सुंदर सा कलरफुल नोट्स रेडी हो रहा है, बहुत जल्द मिलेंगे तब तक। लेकिन आपका भी ड्यूटी बनता है कि इस वीडियो को 2 से 3 दिन में पूरा कवर कर लें। चलिए शुरू हो जाइए। अब सर जी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में हम टॉपिक पढ़ते गए हैं, बीच बीच में हाईलाइट भी किया हूँ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा है तो, और छोटा फूटा होगा तो इसमें तो कवर हो ही जाएगा। हो गया नोट। एक सारांश है चैप्टर का, ताकि आपको इतना लिख लेने से ना पूरे चैप्टर का टॉपिक दिमाग में गूंजता रहेगा। बहुत परिश्रम किया बच्चा जी, इस बार आपको एकदम तहलका मचा देना है। मैं अब बोलता हूँ कि मेरे ऑफलाइन तो बच्चे इस बार गर्दा उड़ाएंगे ही, ऑनलाइन के छात्र भी अब हमसे जुड़े हैं, तो इस बार दिखाइए ना पावर। देखो बच्चा जी, आपका टाइमली सिलेबस लेके चल रहा हूँ। हिस्ट्री भी आपका 3रा चैप्टर कंप्लीट कर दिया आज के लेक्चर को लेकर। अब बच जाता है एक चैप्टर और पढ़ा के, तो हिस्ट्री में हम सांस लेंगे और चलेंगे अपना ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, लास्ट में पॉलिटिकल साइंस देखा जाएगा। ये आपके नोट्स अब फिनिश होने वाले हैं। उसके बाद आपका अभ्यास के प्रश्न आएंगे। यहाँ से आपकी जो प्रश्न आंसर है इसको भी करके लाया गया है। दीर्घ उत्तर ये नहीं किया हूँ, क्योंकि दीर्घ उत्तर इस चैप्टर से पूछा भी नहीं जाएगा। आप पूछा कि बजाय तो आप लिख भी पाएंगे, ऐसा कोई इसमें खास दम नहीं रहेगा। सबसे बड़ा मज़ेदार बात होगा कि बच्चे जो ऑब्जेक्टिव जो लाया हूँ ना, पूछो मत, एकदम भयंकर लेवल का ऑब्जेक्टिव है। आपके बुक में डबल गुना। चलो अब बात करते हैं एमसीक्यू की। तो पहले दिखा दूँ बच्चे को, कि बच्चे भी समझे कि बच्चे सर के कितने मेहनत करते हैं। आपकी बुक में कितने क्वेश्चन है? 10, और ऑब्जेक्टिव है भरने वाला मिला दे 5, 15 ऑब्जेक्टिव है। और मैं इसका डबल लाया हूँ, 28-30 क्वेश्चन लाया हूँ। तो पहले तो आपके बुक का आंसर, सब आंसर सामने लिखा, बच्चे जानते हैं। और आंसर लिखा भी नहीं क्या होता ना, तो बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। कहते हैं इन क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो मैंने बोला था आपको, शुरू में हम लोग पढ़े थे कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ये तो विष्णु जी का मंदिर है और है कंबोडिया में। कहाँ है बच्चे जी? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारत भी पूछे तो यही कहना। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो क्लोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे जी। नरोत्तम सिंहानू कहाँ का शासक बने? तो कंबोडिया के शासक बने थे 1954 में। द हिस्ट्री नहीं, 1954 में नहीं बने थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बो चाऊँ, ओमिन चौमिन खाऊँ। फिर से बोलो तो बच्ची, फान बो चाऊँ, चौमिन पोमिन खाऊँ। ये है चाइनीज। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना गया? तो इसे बोला गया हनोई समझौता। लेकिन ये टिक नहीं पाया बच्चा जी। फान बो जाऊँ, चौमिन हम खाऊँ, या ऐसे याद रखना है, याद रहेगा। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी ठहरा दिया था? अरे रसेल भैया, क्या बात है। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध में समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। हुआ आंदोलन कैसा था? तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। ये बुक वाला क्वेश्चन खत्म होता है। एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई है? अर्थात वियतनाम को एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हम पढ़े थे 54 में हुआ था। तोकिन में फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो वियतनाम में किया गया।
अब है कि दक्षिण वियतनाम को में किसकी सरकार थी, तो देखो दक्षिण में था माओ की सरकार, और उत्तरी में पूछेगा उत्तरी वियतनाम में तो हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ थी, उत्तरी वियतनाम में। अब माओ की सरकार कहाँ थी, तो दक्षिणी वियतनाम में। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं, गलती से आ गया है तो आ गया है, चलो 1864 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। आंग सान सू की संबंध किस देश से है, तभी भैया म्यांमार से है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कहाँ है, तो कंबोडिया में है। माओ की सरकार कहाँ की थी, वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया, दक्षिण वियतनाम की थी। उत्तर में हो ची मिन्ह की सरकार थी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 1975 में हुआ, अप्रैल में हुआ था, ये भी देखना, अप्रैल 1975 में। निम्न में से पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था, वही जिसमें जापान का आत्मसमर्पण था। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो 11 दिसंबर 1997 में हुआ था, जापान में हुआ था ये। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी, तो दक्षिण वियतनाम में। किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो बच्चा जी जिनेवा समझौता के तहत। एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में माओ की सरकार थी। वियतनाम का राजधानी कहाँ है, अभी बताया था आपको, प्योंगयांग, क्या है ये नाम, थोड़ा सा बच्चा जी 1 मिनट, हम थोड़ा पहले हाईलाइट किए थे। सॉरी, वियतनाम की राजधानी तो हनोई दिया है। अब कंबोडिया की राजधानी दिया हो ना, दिया नीचे क्वेश्चन है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो बताते ये फ्रांस के, रूसो और मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के संबंध है इनका। कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो ये ऑप्शन है नोम पेन। तो देखो ना बच्चे जी, सारा बुक में हाईलाइट कर चल रहा हूँ, मैं पढ़ाया था आपको बुक में कि इसकी राजधानी जो है नामपेन। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, वास्को डिगामा था, नाम याद रख सकते हो। वियतनाम का एकीकरण कब हो गया, तो 1975 में हो गया। इस तरह से बच्चे 28 क्वेश्चन, देखो इतने बहुत सारे, जितना पेपर है सबको पलटा हूँ। ये क्वेश्चन ये देखने से ये लगा कि चैप्टर थोड़ा मुस्कुराता हुआ चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बने हैं, 2 कभी 2, कभी 1, कभी 2, कभी 3, 1-2 तो फिक्स रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वीडियो मैंने कोशिश किया घंटों के अंदर समाप्त हो भी गया, आपका सहयोग मिला। आप इस लेक्चर को देखोगे, नोट्स बनाओगे, रिवीजन पीछे से करते रहना है, नोट्स के अपने ही नोट्स पढ़ते रहो, क्योंकि इस नोट्स में पूरे बुक कवर किए गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर और जाते एक बार बच्चों से थोड़ा फेस टू फेस मिल लिया जाए। अगर बच्चों लिए आप जिसमें हम आपके साथ फेस टू फेस आ सकते हैं, सिर्फ बात करने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि पढ़ाई इसलिए नहीं सकते हैं कि अपने पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। और ये नोट्स मुझे अच्छा लगता है कि नोट्स पढ़ा के आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूँ, बच्चों का सुंदर सा नोट्स बन जाए। अपने ही नोट्स है, इसको कोई दूसरा तो कोई बनाता नहीं है, आपके लिए मेहनत हो रहा है, बहुत परिश्रम करता हूँ। और परिश्रम में सफल तभी होता है जब बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। नंबर जरूर लाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और माता पिता का कहना करते हुए बारिश को बिल्कुल सावन का पवित्र महीना मानते हुए पढ़ते रहिएगा। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बारिश को लेकर कि सर बारिश है, बादल हैं, जो भी हैं ज़रूरी है नेचर के लिए, और नेचर से हम लोग कब तक भागेंगे। आप भी बोलोगे बारिश है, कहीं बोलोगे तुम सर ठंडी आ गया, गर्मी आ गया, क्या ये सब कुछ भी नाटक नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।